आधे घंटे के अंदर मैं ट्राई करूँगा पूरा ई वे बिल का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाने को। चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर ई वे बिल का ज़रूरत क्यों है? जब कोई आदमी सेल्स करता है तो बिल देता है ना, इन्वॉइस देता है। हाँ जी सर, इन्वॉइस तो देता है, तो ये ई वे बिल क्यों, क्या ज़रूरत है? तो एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल है, मिस्टर ए है, ये सेल करता है मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने सामान सेल किया मिस्टर बी को, इन्वॉइस इश्यू कर दिया, समझो 10 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल। उसके ऊपर जीएसटी 1,80,000 है। बाद में पता चला कि एक्चुअल में सेल हुआ ही नहीं था, गुड्स बेचे ही नहीं थे, सिर्फ इन्वॉइस से इश्यू हुआ था। एक्चुअल में तो गुड्स बिके ही नहीं थे, सिर्फ इन्वॉइस इश्यू हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ। ये इन्वॉइस इश्यू होने की वजह से ये 1,80,000 का इससे क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया मिस्टर बी ने। और ये 10 लाख रुपए क्या किया, अपने पीएनएल के डेबिट पे बुक कर दिया, जिससे अपना इनकम टैक्स का प्रॉफिट 10 लाख रुपए कम कर दिया। वहां से टैक्स बचा लिया, यहां से टैक्स बचा लिया। आपको नहीं लगता ये गलत किया है? बिल्कुल सर, ये जो फ्रॉड है, ये क्या किया है, पूरा फेक इन्वॉइसिंग किया है। और ये इसमें से कुछ शेयर क्या करेगा, ए को दे देगा, ऐसे करके ये लोग करते रहेंगे। अब बात सिर्फ इतना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखो और प्रॉब्लम हो रही है। ये मिस्टर बी क्या सोचेगा कि ये मैंने परचेस किया है तो भले ही गुड्स दिए तो क्या है, मैं आगे मिस्टर सी को क्या कर देता हूँ, ये सेल कर देता हूँ मिस्टर सी को। एक्चुअल सेल कुछ हुआ नहीं है, क्या किया इसने, मिस्टर सी को सेल कर दिया। 10 लाख के सामान को बोला कि 2 लाख में अपना प्रॉफिट रखता हूँ, 12 लाख रुपए पे इसने क्या किया, इसको सेल कर दिया फॉर एग्जांपल। अब ये सेल किया तो ये क्या करेगा, ये 12 लाख का क्रेडिट लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, 12 लाख रुपए पीएनएल का डेबिट पे डाल देगा। भले ये 10 लाख के पीएनएल का इनकम टैक्स में से बेनिफिट नहीं लिया, पर यहाँ पे इसने 2 लाख का और क्रेडिट बांट दिया और 2 लाख में से समझो 50% इसको शेयर कर देगा। हो सकता है, बिल्कुल। अगर रिकॉर्ड ही नहीं हो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पे गया है तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेक्शन 68 लेके आए गए, जिसपे बोला गया हम ई वे बिल के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके अंदर रूल 138 प्रिस्क्राइब किया गया, जिसपे हर चीज़ें हम इन डिटेल में बताएंगे। इज इट क्लियर? ये 2 पॉइंट आपके लिए रीडिंग है, क्लास में मैंने करवा दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। ई वे बिल क्या है, एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है। कंप्लायंस मैकेनिज्म मतलब आपको ये कंप्लायंस करना है वेयर इन बाय वे ऑफ डिजिटल इंटरफेस, एक डिजिटल इंटरफेस से जो पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है गुड्स का, सर्विस का तो देखो सर्विस कोई दिखता थोड़ी है, सर्विस एक जगह से दूसरी जगह गए, नहीं पॉसिबल, सिर्फ गुड्स के केस में। अपलोड करेगा, क्या अपलोड करेगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन करेगा प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट से पहले वो क्या करेगा, कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा और जनरेट कर देगा ई वे बिल ऑन द जीएसटी पोर्टल। ई वे बिल का अलग एक्चुअली वेबसाइट है, बट वो पोर्टल का ही पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले व्हेन इज ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ई वे बिल कब जनरेट करना है। तो क्या मैं एक चॉकलेट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ तो भी क्या मुझे ई वे बिल जनरेट करना है? नहीं करना है। अगर आपका मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट में कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, मैं नीचे आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, या तो सप्लाई के रिलेशन में या अदर देन सप्लाई के रिलेशन में। अदर देन सप्लाई का मतलब क्या होता है, समझो वो आपका शेड्यूल 3 वगैरह का कोई चीज है उसकी वजह से, या आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई लिया है उसकी वजह से आपका 50,000 रुपए से ज्यादा क्या हो रहा है, कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और उसका आप मूवमेंट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। Registered person who causes movement shall furnish information in Part A of GST EWB 01 before commencement of such movement। ये क्या है, GST का वो ई वे बिल का पोर्टल है, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा GST EWB 01, उसका आपको पार्ट ए भरना है। 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए किसको भरना है, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है उसको भरना है। इज इट क्लियर? हाँ जी। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, देखो बड़ा ही सिंपल है। जो गुड्स का वैल्यू है वो ले लो, जो सेक्शन 15 में अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं, इनवॉइस में दिया है या बिल ऑफ सप्लाई में, डिलीवरी चालान, कोई भी चीज़ जो वैल्यू दिया है वो ले लो पहला, उसमें ऐड कर दो कोई भी जीएसटी का अमाउंट है वो, और लेस कर दो कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंसाइनमेंट वैल्यू। अगर ये 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है। स्पेशल सिचुएशन दी हुई है जहाँ पे ई वे बिल आपको इश्यू करना पड़ेगा, भले ही आपका अमाउंट 50,000 रुपये से कम है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, प्रिंसिपल या जॉब वर्कर ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को। प्रिंसिपल जॉब वर्कर क्या होता है, अपना काम करने के लिए बेसिकली वहाँ पर आदमी रखा है। ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये
इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पे बेसिकली ये इतना डिटेल नहीं है जॉब वर्क का कंसेप्ट। यहाँ पे कहीं कहीं पे बहुत जगह पे टैक्स माफ़ी हो जाती है, आईटीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जॉब वर्कर क्या कर सकता है, ये ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का जो कि पर्सन एग्जेम्प्ट है फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 में पढ़ा था। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसफर करते हो, आपके पास पेन है और आप ई वे बिल जनरेट कर देते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल का मतलब क्या होता है, ए है वो क्या करता है, ऑर्डर देता है बी को कोई सामान के लिए, और ये क्या बोलता है बी को कि मुझे मत सामान देना, तुम क्या करना, ये सामान सीधा सी को पहुंचा देना। करेक्ट है। तो यहां पे क्या होगा, बी जो है ए को इनवॉइस देगा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था, और जो ए है वो सी को इनवॉइस देगा क्योंकि सी ने ए को ऑर्डर दिया था, इसीलिए तो ए ने बी को बोला कि सीधा सी को पहुंचा दो। करेक्ट है। 2 इनवॉइस इश्यू हो रहे हैं। हाँ जी, 2 इनवॉइस इश्यू हो रहे हैं। तो ई वे बिल भी क्या सर 2 होने चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे प्रेस रिलीज आया था, उसे बोला कि अगर एक ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा तो चलेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। इंफॉर्मेशन जो कि आपको ई वे बिल में फर्निश करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए में आपको सबसे पहले सप्लायर और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डाल देना है, कहाँ पे गुड्स जा रहा है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, विथ पिन कोड डाल देना है, डॉक्यूमेंट नंबर जो कि इनवॉइस वगैरह का नंबर कुछ होगा वो डाल देना है, डेट डाल देना है, वैल्यू ऑफ सब मतलब कितने वैल्यू का सामान है, HSN नंबर क्या है गुड्स का, और ट्रांसपोर्टेशन का रीज़न क्या है ये डाल देना है। पार्ट ए जनरली कौन भरेगा, रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा, और पार्ट बी कौन भरेगा, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भरेगा। पार्ट बी में आपको ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, अगर रोड से जा रहे हो तो GRN, रेल से जा रहे हो तो रेलवे नंबर, एयरवे से जा रहे हो तो एयरवे बिल नंबर, और आपका शिप वगैरह से जा रहे हो तो बिल ऑफ शिपिंग लेटिंग जो भी है वो, और व्हीकल नंबर डाल देना है। अगर रोड से जा रहे हो फर्निश करना है, कौन करेगा ये, जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या करेगा, पार्ट बी फुलफिल कर देगा। एक्चुअली जो ई वे बिल है वो कब माना जाता है पता है, कि हो गया, कंप्लीट हो चुका है ई वे बिल, वैलिड ई वे बिल, जब उसका पार्ट बी क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तभी वो ई वे बिल माना जाता है, नहीं तब तक वो नहीं माना जाता। अपॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल, एक बार ई वे बिल जनरेट हो जाता है कॉमन पोर्टल पे, तो एक यूनिक ई वे बिल नंबर निकलेगा जो कि अवेलेबल होगा सप्लायर के पास भी, रिसिपिएंट के पास भी, और ट्रांसपोर्टर के पास भी। इज इट क्लियर? अभी लिखा है कि हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, किसको कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कुछ ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको ई वे बिल जनरेट करना है, खुद की गाड़ी है जो भी, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रेलवे, बाय एयर या बाय वेसल, तो भी आपको क्या करना है, ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा, कोई शक ही नहीं है। और ई वे बिल अगर जनरेट नहीं किया है अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, और उसने गुड्स हैंडओवर कर दिया है रोड ट्रांसपोर्टर को, तो अब रोड ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है उसको क्या करना है, ई वे बिल पूरा जनरेट करना है। अगर वैल्यू 50,000 रुपये से कम है, अगर वैल्यू 50,000 रुपये से कम है तो ई वे बिल जनरेशन हो सकता है एट इट्स ऑप्शन, मतलब वो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगर मूवमेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को कॉज करता है, मतलब पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या कर रहा है, कोई सामान को भेज रहा है एक जगह से दूसरी जगह से, या तो खुद से या ट्रांसपोर्टर की मदद से, तो वो या फिर उसका ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, जनरेट करेंगे ई वे बिल। और तीसरा, इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, रेलवे के केस में स्पेशल है कि देखो वेसल मतलब पानी से और एयरक्राफ्ट से तो बिना आप ई वे बिल के सामान भेज ही नहीं सकते, बट रेलवे के केस में आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सामान भेज दिया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आप डिलीवरी नहीं ले सकते उसका जब तक आप क्या नहीं करते, ई वे बिल जनरेट नहीं करते। फिर लिखा है व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश, फिर नेक्स्ट आते हैं व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश पार्ट बी ऑफ ई वे बिल। देखो जब ई वे बिल का पार्ट बी भरेंगे तभी ही तो क्या होगा, तभी तो ई वे बिल कंप्लीट होगा। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आप पार्ट बी नहीं भरोगे, मतलब ई वे बिल नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। तो देखो अगर आप पर्सन सप्लायर हो, आप ट्रांसपोर्टर के डिस्टेंस तक या फिर ट्रांसपोर्टर रिसिपिएंट के डिस्टेंस तक, अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और विद इन स्टेट है या विद इन यूनियन टेरिटरी है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो आप पार्ट भी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा।
50 किलोमीटर का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होना इंपॉर्टेंट है, मतलब विद इन स्टेट होना चाहिए अगर रोड ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप जा रहे हो, क्योंकि बाकी जगह पे तो आपको देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको बिना ईवे बिल अंदर ही नहीं आने देंगे, करेक्ट है, बट यहाँ पे चल जाएगा अगर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी करा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। समझो यहां से मैं गाड़ी लेके चला था, बीच में गाड़ी क्या हुई, पलट गई मतलब क्रैश हो गई, नई गाड़ी आई यहाँ से, अभी ये यहाँ तक जाएगी, तो ये यहाँ से सामान पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में क्या हुआ रहेगा, लोड हुआ रहेगा। तो अभी क्या होगा, पार्ट बी ऑफ ईवे बिल में पुरानी कन्वेंस का सब डिटेल दिया होगा, तो अभी क्या करने का, तो जो पर्सन है जिसने पहला पार्ट भरा था, करेक्ट है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे न्यू जो गाड़ी है, इसको ट्रांसशिपमेंट बेसिकली बोलते हैं, उसका डिटेल्स क्या करेगा, अपडेट कर देगा इन द पार्ट बी ऑफ ईवे बिल, करेक्ट है। पर्सन हु फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, जिसने पार्ट ए में इंफॉर्मेशन भरी थी, वो ईवे बिल नंबर असाइन कर देगा टू अनदर ट्रांसपोर्टर, जो नया ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी फॉर द फर्दर मूवमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट। एक बार डिटेल अपडेट हो गया ट्रांसपोर्टर का पार्ट बी में, फिर या तो कंसाइनर या रिसिपिएंट कोई भी क्या नहीं कर सकता, दूसरे को असाइन नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं कंसोलिडेटेड ईवे बिल। कंसोलिडेटेड ईवे बिल क्या होता है, समझो ये क्या है, एक ट्रक है, ये ट्रक है, इसमें एक सामान नहीं जा रहा, इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऐसे सामान जा रहे हैं, करेक्ट है। अभी समझो यहाँ पे चेक पोस्ट आया, ये बेचारा ट्रांसपोर्टर जा रहा था, ठीक है, अभी बोल रहा है कि इसका भी डॉक्यूमेंट दिखाओ, इसका ईवे बिल दिखाओ, इसका ईवे बिल दिखाओ, इसका ईवे बिल दिखाओ, ये कितनों का ईवे बिल दिखाएगा, करेक्ट है। तो क्या करो, आप पोर्टल में जाके एक फॉर्म है GST EWB02, उसको भर दो, उसमें जितने भी आपके ईवे बिल है इंडिविजुअल, उसका क्या करो, इंडिविजुअल डिटेल सब उसमें अपलोड कर दो, एक फाइनल कंसोलिडेटेड ईवे बिल निकलेगा ट्रिप शीट के जैसा, उसको क्या करो, लेके घूमो, जहाँ पे भी जा रहे हो उसको दिखा दो, तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इज इट क्लियर, मतलब आपको एक एक नहीं करना, उसमें क्या रहेगा, सब ईवे बिल का लाइन वाइज डिटेल रहेगा। ये कंसोलिडेटेड ईवे बिल जो है, इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि अभी समझो ये गाड़ी है, पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे सामान डिलीवर किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे सामान डिलीवर किया, यहाँ पे क्या, अभी ये जो ईवे बिल है इंडिविजुअल, इनका टाइम लिमिट है। कंसोलिडेटेड ईवे बिल, जब सब ईवे बिल खत्म हो जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, ये रीड कर सकते हो आप। फिर आगे जाते हैं, इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवे बिल कैन बी यूज फॉर फाइलिंग GSTR1। जो ईवे बिल में आप डिटेल्स डाल रहे हो कि मैंने इतना सेल किया, वो अपने आप GSTR1 में वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने इतना सेल्स किया, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कैंसिलेशन ऑफ ईवे बिल, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मैंने ईवे बिल बनाया था, सामने वाले ने बोला था मुझे 1000 टन चाहिए सामान, जो भी वॉट एवर द केस में भी, तो आपने बना दिया 1000 टन का, अभी वो बोलता है मुझे चाहिए ही नहीं सामान। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मुझे 1000 से ज़्यादा चाहिए या 1000 से कम चाहिए, तो वो केस में क्या करना पड़ेगा, जो पुराना ईवे बिल है वो कैंसिल करना पड़ेगा, और नया बिल क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो ईवे बिल जो है वो आप कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर ऑफ जनरेशन। जब आप जनरेट करते हो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो। ईवे बिल कैन नॉट बी कैंसल इफ इट हैज़ बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट, मतलब आपकी गाड़ी निकली थी, यहाँ पे चेक पोस्ट आया, यहाँ पे आपका ईवे बिल चेक हो गया, अब आप आगे जाके इसको कैंसिल नहीं कर सकते। और ईवे बिल जो जनरेट होता है वो 15 दिन के तक क्या होता है, वैलिड होता है। अब आ जाता है टाइम लिमिट क्या है ईवे बिल की। तो जनरल जितने भी गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट ये सोचती है कि आपकी एक दिन में गाड़ी कितना ट्रैवल कर सकती है, 200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। गवर्नमेंट क्या मानती है, आपकी गाड़ी कितना ट्रैवल कर सकती है, आपकी गाड़ी ट्रैवल कर सकती है भाई साहब 200 किलोमीटर, सिंपल है। हाँ जी, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको हर एक दिन का 200 किलोमीटर का क्या मिलेगा, 200 किलोमीटर का आपको क्या मिलेगा, 200 किलोमीटर का टाइम मिलेगा। मतलब एक दिन में आपको 200 किलोमीटर का डिस्टेंस मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको 5 दिन का वैलिडिटी मिलेगा। आपको 1200 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको कितना, 6 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। समझो आपको 1250 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 1200 किलोमीटर का 6 दिन प्लस एडिशनल जितना भी होगा उसका 1 डे और मिल जाएगा, तो आपको 7 डेज का क्या मिल जाएगा, वैलिडिटी मिल जाएगा। मतलब आपका ईवे बिल कितने टाइम, बेसिकली बोलने की बात है, वैलिड रहेगा। तो वैलिड रहेगा हर 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन, और उसके ऊपर जितना भी होता है 200 से एक्सेस, उसके लिए आपको और 1 दिन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बट इंपॉर्टेंट क्या है, इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या है, ये नॉर्मल कार्गो है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल कार्गो है,
ओवर डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जो मोटर व्हीकल के हिसाब से जिसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, अभी वो उधर सब सेंटीमीटर मिलीमीटर लिखा रहेगा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, मतलब जिसका डायमेंशन बड़ा है, जो बड़ी गाड़ी है, जो ट्रक वगैरह चलती है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये इतनी फास्ट नहीं चल सकती, तो ये इनके लिए वैलिडिटी कितना है, एक दिन के लिए 20 किलोमीटर है। समझो इनको कितना 300 किलोमीटर जाना है, तो 300 किलोमीटर डिवाइड बाय क्या कर दो 20 कर दो, तो उतना दिन आपको क्या मिल जाएगा, वैलिडिटी मिल जाएगा। अगर उससे एक्सेस है तो फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए 20 डे है, 20 किलोमीटर है, तो आपको 30 किलोमीटर जाना है, तो 20 के लिए आपको एक दिन का मिल जाएगा, और उसके एडिशनल 10 किलोमीटर के लिए आपको एक और दिन का मिल जाएगा, तो आपको 2 दिन का वैलिडिटी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? और ओवर डायमेंशनल के लिए भी 20 किलोमीटर है, और मल्टी मॉडल शिपमेंट के लिए भी 20 किलोमीटर है। अभी मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब क्या, मल्टी मॉडल नहीं, मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब क्या होता है, आपका गाड़ी यहाँ से निकला, ये वाला आगे गया, पानी आया, पानी से शिप में लेके गए, शिप से आगे आप ट्रेन में लेके गए, ट्रेन से आगे जो आप जाकर एरोप्लेन से लेके गए, मतलब आप मल्टी मोड यूज़ कर रहे हो, एक मोड यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी आपको वैलिडिटी एक दिन के लिए 20 किलोमीटर का मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ो। ये नीचे वैलिडिटी से नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेलेवेंट डेट दिया है। इसका मतलब क्या है, वो वैलिडिटी कहाँ से शुरू होगी, मतलब दिन बोला है ना कि आपको 200 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा या 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा, तो वो एक दिन कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा। तो शुरू आपका होगा जब ई वे बिल जनरेट हो जाएगा वहाँ से, और आपका ख़त्म होगा अगले दिन के मिडनाइट से। तो इसके रिलेटेड थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्लास में अच्छे से समझाए थे, वो आपको क्या करना है, कर लेना है अच्छे से। फिर नीचे दिया है ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्गो जो कि एक सिंगल इंडिविजिबल यूनिट है और वो एक्सीड करता है डायमेंशन जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब एक ऐसा गाड़ी जो कि होना तो ऐसा चाहिए था, ठीक है, पर वो है कुछ ऐसा, करेक्ट, कॉमन टर्म्स में ऐसे बता सकते हैं। एग्जैक्ट मोटर व्हीकल रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि अपने को पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो आपका वैलिडिटी जो है 200 किलोमीटर पर डे या 20 किलोमीटर पर डे वो एक्सटेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कर सकता है, या तो कमिश्नर कर सकता है या ट्रांसपोर्टर कर सकता है। कमिश्नर को अगर लगा तो काउंसिल के रिकमेंडेशन से वो एक्सटेंड कर सकता है। ट्रांसपोर्टर अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं या कोई गुड्स जो है वो एक्सेप्शनल नेचर का है तो उस केस में करा सकता है। ट्रांसपोर्टर आफ्टर पार्ट बी में डिटेल डाल के वो एक्सटेंड करा सकता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस का मतलब जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, लॉ ऑर्डर का इश्यू हो गया, ट्रांसशिपमेंट में डिले हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो वो क्या करा सकता है, डिले, वो एक्सटेंड करा सकता है। एक्सटेंशन के लिए आपको जब टाइम लिमिट खत्म हो जाता है उसके 8 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या कर देना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन कर देना पड़ेगा। अब देखो आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं किया तो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, नहीं तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर सप्लायर क्या करता है, ई वे बिल भरता है, तो रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ई वे बिल बनाते हैं, तो सप्लायर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर सप्लायर या ट्रांसपोर्टर बनाते हैं तो रिसिपिएंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, अगर सप्लायर बना देता है तो रिसिपिएंट को एक्सेप्ट कर देना है, अगर रिसिपिएंट बना देता है तो सप्लायर को एक्सेप्ट कर देना है। स्पेसिफाइड टाइम, कितने टाइम में एक्सेप्ट करना है, तो जब ई वे बिल उसको मिलता है पोर्टल पे मेड अवेलेबल होता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर 72 आवर के अंदर अंदर, या फिर जब तक उसको गुड्स मिलता है, दोनों में से पहले जो डेट आता है तब तक उसको क्या करना है, ई वे बिल एक्सेप्ट करना है। फिर रूल 138A से लेके 138E तक आने से पहले मैं कुछ आपको ये बता देता हूँ कि कुछ केसेस में ई वे बिल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने क्लास में 5-5 का सेट बना के कुछ मेमोनिक दिया था, अभी फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप नॉन मोटराइज व्हीकल से लेके जा रहे हो, जैसे बैलगाड़ी वगैरह से जा रहे हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ई वे बिल जनरेट करने का। अगर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स ऐसे एरिया में है जो कि रूल 138 ऑफ SGST या UTGST में मेंशन है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके गुड्स जो है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, पर डी ऑयल्ड केक के केस में ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अल्कोहल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो ऐसी चीज़ का सप्लाई कर रहे हो जो कि शेड्यूल 3 में
शेड्यूल 3 में आपका क्या हो जाता है, नो सप्लाई हो जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट वाला वो सब चीज़ें, तो वो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ट्रांजिट कार्गो या तो नेपाल भूटान से जा रहा है या आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंस फॉर्मेशन के लिए कोई मूवमेंट किया है तो ज़रूरत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कंजाइनर से लेके कंजाइनी बेसिकली कुछ रेल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है। अगर एम्प्टी कार्गो कंटेनर जा रहे हैं या एम्प्टी सिलेंडर जा रहे हैं, किसके लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए, तो फिर आपका ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे 2-3 डिफेंस के रिलेटेड है। फिर यहाँ पे अगर कस्टम स्टेशन से कस्टम पोर्ट की तरफ या कस्टम पोर्ट से कस्टम स्टेशन की तरफ कोई गुड्स अंदर जा रहे हैं तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये वाले बस इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। पर ये 15th पॉइंट में जितने ये पॉइंट दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए, मतलब जो घर में अपना सीएनजी नहीं, एलपीजी जो आता है ना वो, या फिर नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लिए जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जा रहा है उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। कैरोसिन जो सोल्ड होता है घर घर, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्ट ऑफिस क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बहुत सारे कुरियर वगैरह ट्रांसफ़र करता है, जैसे आप मेरी बुक लेते हो तो मेरी बुक आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी विदिन 3 दिन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। भले ही सामान का मूवमेंट हो रहा है पर ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नेचुरल या कल्चर्ड पर्ल्स जा रहे हैं या प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन जा रहे हैं, प्रीशियस मेटल या मेटल क्लाइड जा रहे हैं, तो भी आपको क्या ज़रूरत नहीं है, ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ वेयर एंड अदर आर्टिकल, मतलब सोने चांदी के लिए बेसिकली ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा जा रहा है, करेंसी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट, घर का शिफ्टिंग कर रहे हो, सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। कोरल बेसिकली पानी में मूंगा वगैरह मिलता है ना, वो अनवर्कड है या वर्कड है, तो भी वो केस में भी आपको किसकी ज़रूरत नहीं है, ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ तक मैं ऊपर कर देता हूँ। और अभी 5 रूल पढ़ने हैं आपको अपने को, बस 138A, 138B, 138C, 138ED और 138E। ये 138E जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा जीएसटी के आरटीपी का सेशन देखा है, अगर आपने मेरे जीएसटी का आरटीपी का सेशन देखा है, तो ये अमेंडमेंट पार्ट है, वहाँ पे मैंने क्या किया है, अच्छे से इसको डिस्कस किया है। तो आपको आरटीपी सेशन में 138E क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 138ABCD यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। 138E में क्या है, अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। 138A क्या बोलता है, 138A बोलता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट या आपका डिवाइस, आपको क्या लेके, मतलब जो गाड़ी चला रहा है उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट, डिवाइस वगैरह होने चाहिए। तो सबसे पहले वो गुड्स के रिगार्डिंग इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान होना चाहिए, या फिर कॉपी, उसके साथ साथ कॉपी ऑफ ई वे बिल होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में, या ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और मैप्ड टू RFID। RFID क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ रेल और एयर वेसल कार्गो, मतलब पानी वगैरह के केस में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इनवॉइस चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, कोई भी तीनों में से एक चीज़, साथ में ई वे बिल का फिजिकल कॉपी होना चाहिए। और ई वे बिल अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो RFID वगैरह भी आपको लगाना है। पर ये एक्चुअली तो आप देखोगे ना, तो रियल लाइफ में अभी तक नहीं आया है वो डिवाइस वाला। फिर अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हो तो आपका IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना चाहिए इन लिeu ऑफ इन स्टेट ऑफ टैक्स इनवॉइस, मतलब टैक्स इनवॉइस की जगह आप IRN लगा सकते हो। इन केस ऑफ ई इनवॉइस, QR कोड हैविंग एम्बेडेड IRN प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर वेरिफिकेशन इन लिeu ऑफ अ फिजिकल टैक्स, वो तो उसकी जगह पे कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। डॉक्यूमेंट इन स्टेट ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल की जगह अगर ई वे बिल पॉसिबल नहीं है आपको निकालना, या ई वे बिल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आप क्या टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। सेकंड बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। 138B में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट का या तो वेरिफिकेशन हो सकता है या आपकी गाड़ी का वेरिफिकेशन हो सकता है। कमिश्नर या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि उस कमिश्नर ने एम्पावर किया है, वो इंटरसेप्ट करेगा कोई भी ऐसा कन्वेंस जिसका क्या हो सके, वेरीफाई हो सके ई वे बिल या ई वे बिल नंबर इन फिजिकल फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। वो टाइम पे वो वेरीफाई बेसिकली कर सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कन्वेंस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय एन ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, मतलब अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि आपका टैक्स इवेजन वगैरह कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो, आपकी गाड़ी का भी वो क्या कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है। इंस्पेक्शन
एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। अभी अगर वो चाहे, पहले में क्या किया था, या तो डॉक्यूमेंट का या गाड़ी का वेरिफिकेशन किया था, अगर वो चाहे तो आपके गुड्स का भी वेरिफिकेशन कर सकता है, पर उसके लिए उसको समरी रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा और उसको कॉमन पोर्टल पे 24 आवर्स में उसको डालना पड़ेगा समरी रिपोर्ट, और 3 दिन ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर अंदर उसको फाइनल रिपोर्ट भी क्या कर देना पड़ेगा, अपलोड कर देना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन, ये समझो ये रास्ते में गाड़ी जा रहा है, यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, बट एक केस में हो सकता है, अगर आप टैक्स का चोरी वगैरह कर रहे थे, ऐसी कुछ न्यूज़ डिपार्टमेंट को मिलती है। तो 138D की बात करें तो 138D में अगर कोई ड्राइवर को या अगर कोई गाड़ी चला रहा है उसको कोई ऑफिसर रोक के रखता है, 30 मिनट से ज़्यादा डिटेन करके रखता है विदाउट एनी पर्पस, तो वो क्या कर सकता है, कॉमन पोर्टल पे अपडेट कर सकता है और बता सकता है कि मुझे इसने रोका हुआ है। 138E को स्टार करना, RTP देखोगे तो RTP में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है 138E पे, तो उस पर मैंने प्रॉपर तरीके से थोड़ा डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ जाएगा। पहले क्या बोला था, पहले बोला था अगर कंसाइनर हो या कंसाइनी हो या ट्रांसपोर्टर हो, कोई भी हो, अगर आप ये काम करते हो, ये नीचे वाले काम करते हो, तो क्या हो सकते हो, आपको ई वे बिल बनाने से हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, मतलब आप ई वे बिल बना ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, आप बिजनेस ही नहीं कर सकते बेसिकली। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो, बेसिकली अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो तो टैक्स वगैरह नहीं पे करते, रिटर्न वगैरह नहीं फाइल करते तो हम क्या कर देंगे, आपको डिबार्ड कर देंगे बेसिकली, करेक्ट है। बट यहाँ पे अभी अमेंडमेंट लेके आए कि सबको डिबार्ड नहीं करेंगे। इसका इफेक्ट क्या हो रहा था, जो इससे सामान खरीद रहा था वो भी डिबार्ड हो रहा था, जो सामान भेज रहा था वो भी डिबार्ड हो रहा था, कंसाइनरी सब। अभी क्या बोला, जिसका पाप किया है जिसने वही फल भुगतेगा, वो उसी को हम क्या करेंगे, डिबार्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नोट्स दिख रहे हैं ये अमेंडेड नहीं है, अमेंडेड वाले टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ई वे बिल का मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अगर आपको ये बुक लेनी हो तो आप बुक ले सकते हो, हार्ड कॉपी आपको घर पे डिलीवर हो जाएगी ओनली एट ₹500। अगर आपके नवंबर अटेम्प्ट का कोई फ्रेंड है या आप ही हो, आपको लगता है क्लास लेनी चाहिए, तो एकदम कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब सस्ते से सस्ता जो बोलते हैं वो, उस पर आपको टैक्सेशन पेपर 4 का